देखिए, हम लोग अभी तक लागत रेखाओं को बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को बाजार की संरचना तथा फर्म्स की आगम रेखाओं के बारे में पढ़ना है। देखिए, जब हम फर्म के संतुलन की व्याख्या की मुख्य मान्यता यह है कि फर्में अपने लाभ को अधिकतम करना चाहती हैं तथा लाभ आय तथा लागत पर निर्भर करता है। अतः संतुलन की व्याख्या करने के लिए दो धारणाएं यंत्र का कार्य करती हैं। अर्थात जब हम फर्म के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के लिए हमें दो टूल्स की जरूरत पड़ेगी। एक को हम लागत रेखा कहते हैं और एक को हम आगम रेखा, कास्ट कर्व या रेवेन्यू कर्व जिसको हम कहते हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी। अब सबसे पहले हमको ये देखना है कि बाजार का स्वरूप क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या है बाजार का। तो बाजार का रूप देखिए, इसमें पूरा वर्गीकरण लिखा हुआ है, आपको हम पढ़ के सुना देते हैं। बाजार का रूप, हम बाजार को मुख्य रूप से दो भागों में, एक पूर्ण प्रतियोगिता और एक अपूर्ण प्रतियोगिता में बांटते हैं। फिर अपूर्ण प्रतियोगिता में हम बाजार को एकाधिकारी प्रतियोगिता, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता और अल्पाधिकार में बांटते हैं। इतने बाजार का स्वरूप हम लोग बीए पार्ट 1 में भी देख चुके हैं। यह हमने बहुत विस्तार से इनको पढ़ा नहीं था, यहाँ हम इसको बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। तो अगर बाजार का स्वरूप पूर्ण प्रतियोगिता वाला है तो उस बाजार में फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है। आपने पढ़ा है कि परफेक्ट कंपटीशन में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता उपलब्ध होते हैं। और नेचर ऑफ द प्रोडक्ट क्या होता है, उस बाजार में जो वस्तु बेची जाती है, आपने पढ़ा है कि बेची जाने वाली वस्तु की प्रत्येक इकाई गुण में और स्वभाव में एक समान होती है। सेम प्रोडक्ट भी नहीं आप कह सकते, बल्कि वही प्रोडक्ट। सेम कहने पर जब हम कहते हैं चीज़ें एक जैसी हैं तो इसमें भी कुछ भिन्नता हो सकती है, लेकिन जब कहते हैं एक ही है, जैसे आप अक्सर पढ़ते हैं कि बराबर का निशान जब लगता है कि A इज इक्वल टू B, A B के बराबर है जब आप कहते हैं, तो इसका मतलब यहाँ ये नहीं है कि कुछ बराबर है लेकिन कुछ अंतर की संभावना हो सकती है। लेकिन जब आप कहते हैं कि A इज आइडेंटिकल टू B, तीन निशान जब लगा देते हैं तब इसका मतलब है कि जो A है वही B है। अर्थात एक ही वस्तु को दो जगह रखा गया है, दो वस्तुएं नहीं है, एक ही वस्तु को दो जगह। बात समझ में आई ना? तो जब हम कहते हैं कि पदार्थ का स्वभाव कैसा होता है, समरूप होता है पूर्ण प्रतियोगिता में। और फर्म का मांग वक्र की कीमत लोच कैसी होती है, आपने देखा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार की कुल मांग और कुल पूर्ति के द्वारा मूल्य निर्धारित हो जाता है और जो मूल्य उद्योग के द्वारा तय हो जाता है वही सभी फर्में दिया हुआ मान लेती हैं। अर्थात उनके लिए जो मूल्य होता है वह तय किया हुआ होता है। अर्थात फर्में प्राइस टेकर होती हैं, प्राइस मेकर नहीं होती हैं और दिए हुए मूल्य पर वो असीमित मात्रा बेचने के लिए स्वतंत्र होती हैं और मूल्य में किसी तरह का कोई भी परिवर्तन करने की क्षमता विद्यमान नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक फर्म कुल मांग का इतना थोड़ा हिस्सा सप्लाई करती है कि वह अपनी पूर्ति में परिवर्तन करके मूल्य में कोई प्रभाव डाल नहीं सकती है। तो ऐसे में जो मांग की लोच होती है उस मांग रेखा की, वह अनंत होती है, पूर्णतया लोचदार होती है। आपको याद होगा कि आपने पूर्ण प्रतियोगिता में मांग रेखा कैसी पढ़ी है, ऐसी होती है। इसी को AR कहते हैं, इसी को MR कहते हैं और इसी को प्राइस कहते हैं ना। तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो हमारी मांग रेखा होती है उसका लोच कैसा होता है, अनंत होती है। और कीमत पर नियंत्रण
बिल्कुल ही नहीं होता है किसी फर्म का। वह सिर्फ जो मूल्य निर्धारित हो गया उसी को स्वीकार कर सकती है और उसी पर बेच सकती है। उस पर उसको चाहे फायदा हो, चाहे नुकसान हो और चाहे नॉर्मल प्रॉफिट हो। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, अपूर्ण प्रतियोगिता। इसमें देखो एकाधिकारिक प्रतियोगिता होती है जिसको आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता आपने पढ़ा कि चैम्बरलिन ने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इसकी व्याख्या की, और इसमें जो फर्मों की संख्या है वो अधिक होती है लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता से कम होती है। ठीक है। विभेदीकृत परंतु निकट स्थानापन्न। यहाँ जो वस्तु का स्वभाव है, जो वस्तुएं बाजार में मिलती हैं, अभी आपने पीछे देखा कि समरूप वस्तु बाजार में मिलती है, अर्थात आइडेंटिकल वस्तु मिलती है। अभी कैसी वस्तुएं मिलती हैं? एक दूसरे की क्लोज सब्स्टिट्यूट तो होती हैं लेकिन बट दे आर डिफरेंट। वो किसी न किसी रूप में अलग होती हैं, लेकिन इतने अलग होती हैं कि आप एक दूसरे के स्थान पर बिना किसी शंका के इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप दुकान पर गए और आपने कहा कि पेस्ट चाहिए, तो आप उसने पूछा कौन सा चाहिए, तो आपने कहा कोलगेट चाहिए। उसने कहा कोलगेट तो नहीं है, सिबाका है। कहा अच्छा वही दे दो। इसका मतलब क्या है कि कोलगेट और सिबाका दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं, दोनों में अंतर है, दोनों में क्वालिटी का भी डिफरेंस है, मूल्य का भी डिफरेंस है, लेकिन दोनों इसके बावजूद इतने क्लोज हैं कि आप दोनों में से किसी को लेने में परहेज नहीं करते। तो एक दूसरे के निकट स्थानापन्न होते हैं। दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, लेकिन वो विभेदीकृत होते हैं, एक ही नहीं होते हैं या एक जैसे नहीं होते हैं, मिलते जुलते होते हैं काफ़ी हद तक, और उनको एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ अनंत तो कीमत दोष नहीं होती, लेकिन अधिक होती है। जरा सा भी मूल्य अगर कोई बदलेगा, मांग बहुत ज़्यादा बदल जाएगी। कैसे? अगर जरा सा कोलगेट महंगा हुआ तो आप तुरंत पेप्सोडेंट खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मांग रेखा जो ये पूर्णतया लोचदार थी, ऐसी तो नहीं होती है, लेकिन ऐसी होती है, अत्यधिक लोचदार होती है। आगे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ हम आपको बहुत ज़्यादा इसके गहराई में नहीं जा रहे हैं। और यहाँ कीमत पर कुछ नियंत्रण होता है। थोड़ा बहुत प्राइस कंट्रोल फर्म कर सकती है, बहुत लेकिन मामूली। ज़्यादा करेगी तो सारे ग्राहक कहाँ चले जाएंगे? दूसरे प्रोडक्ट के पास चले जाएंगे। ठीक है। अब दूसरा देखो अल्पाधिकार। तो अल्पाधिकार में क्या होता है? एक शुद्ध अल्पाधिकार है जो विभेदीकरण रहित होता है, विदाउट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। विस्तार से हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ इसके प्रकार देख ले रहे हैं। और दूसरा होता है विभेदीकृत अल्पाधिकार। एक में विभेद नहीं होता और एक में विभेद होता है। जिसमें विभेद रहित जो है उसमें कुछ फर्में होती हैं, समरूप पदार्थ का उत्पादन करती हैं, कीमत लोच कम होती है और कीमत पर कुछ नियंत्रण होता है। ठीक है। और जो विभेदीकृत अल्पाधिकार है वहाँ भी कुछ फर्में हैं। अल्पाधिकार की परिभाषा ही होती है कंपटीशन एमंग फ्यू, थोड़े लोगों के बीच में प्रतिस्पर्धा का होना अल्पाधिकार कहलाता है। अब आपको बताएं, एक उदाहरण दे आपको। ऐसा नहीं है कि बाजार में सबके बीच कंपटीशन है, ये हमको आपको दिखता केवल है। वास्तव में कुछ लोगों के बीच में कंपटीशन है। जैसे साबुन आप ले लीजिए, साबुन अगर आप देखें तो लक्स, हमाम, लाइफबॉय, एक तरफ लिखिए पीएस, डव,
संदर्भ, मोती, एक तरफ लिखिए। क्या ये सारे आपस में लड़ रहे हैं? हैं? ये सारे ब्रांड आपस में लड़ रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है? भाई ईमानदारी की बात यह है, यह ग्रुप आपस में लड़ रहा है और यह ग्रुप आपस में लड़ रहा है। सबसे सबका कंपटीशन नहीं है। लाइव बॉय यूज करने वाले का पीयर से कोई कंपटीशन नहीं है। तो पीयर्स को किससे लड़ना है? उसको टब से लड़ना है, अर्थात केवल उसके बीच में कंपटीशन है। और आगे चले जाइए बहुत अगर ऊपर, तो जैसे मान लो कि आप, कुछ लोग ब्रांड ओरिएंटेड होते हैं, उनका भी सबसे कोई कंपटीशन नहीं है। जैसे मैं दुकान पर गया, मैंने कहा कि टाटा प्रीमियम चाय की पत्ती है? उसने कहा नहीं है सर, मोहनी ले लीजिए, बाल्टी फ्री में है। अक्सर कहता है, मैं दुकान में उसे पूछता हूँ तो कहता है सर मोहनी ले लीजिए, बाल्टी फ्री में। तो मैं पूछता हूँ बाल्टी खरीदने आया हूँ कि चाय खरीदने आया हूँ, पहले ये बताओ। तो एक ऐसा भी बायर होता है जो तुरंत टाटा प्रीमियम छोड़ के क्या करता है? मोहनी खरीद लेता है। इसका मतलब वह ब्रांड के प्रति बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं है, उसे सिर्फ चाय की पत्ती चाहिए, चाहे जैसी हो सस्ती मिल जाए, बात खत्म। दूसरा आदमी टाटा प्रीमियम ब्रांड के प्रति इतना पर्टिकुलर है कि वह पूरा जौनपुर घूमता है और जहां मिलता है वहीं से खरीदता है, और यदि नहीं मिलता है तो चाय नहीं पीता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं मिला तो क्या करेगा? चाय नहीं पीता है। और यह बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह आपके पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है। छोटी मोटी बात नहीं है। जैसे आपको चाय पीने का मन हुआ और आपका टेस्ट है कि आप 5 स्टार के नीचे चाय नहीं पीते, और जौनपुर में 5 स्टार होटल नहीं है, तो आप चाय नहीं पिएंगे, लेकिन गुमटी पर खड़े होकर के कुल्हड़ में चाय नहीं पिएंगे। वहाँ पीना बुराई नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति की अपनी आदत है कि वह कोई काम उसी स्टैंडर्ड करता है या तो फिर नहीं करता है। तो जो ब्रांड का ओरिएंटेशन है, जो टेस्ट जिसको आप कहते हैं, जिसको आप लाइकिंग डिसलाइकिंग कहते हैं, जिसको आप इकोनॉमिक्स में प्रेफरेंस कहते हैं, इन सब की बड़ी इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स में, खास करके जब हम मार्केट पढ़ते हैं। इसीलिए हर आइटम का कस्टमर है बाजार में, ये ध्यान दीजिएगा। कोई भी महंगा से महंगा, चाहे जितनी महंगी चाय, किसी होटल में 1800 रुपये की चाय मिलती है, तो इसका मतलब यह है कि 1800 रुपये की चाय पीने वाला कस्टमर है, इसलिए मिलती है, अनायास नहीं मिलती 1800 रुपये की चाय। और उसको सबको चाय 1800 में बेचना भी नहीं है। उसने होटल खोला ही सबके लिए नहीं है, उसने जितने के लिए खोला था उतने उसके पास पहुंच जाते हैं 1800 रुपया लेकर चाय पीने वाले, बस खत्म, उसका काम चल जाता है। बहुत ऐसी भी कंपनियां गाड़ी बनाती हैं जो 1-2 गाड़ी बना करके सीधे फोन करती हैं कस्टमर को कि गाड़ी बन गई है, ले जाइए, और पूरी कंपनी जीवन भर सिर्फ उसी गाड़ी का सर्विस करती है, मेंटेनेंस करती रहती है गाड़ी। तो ये भी टेस्ट है भाई, ये भी ब्रांड है। कोई न कोई तो है जो खरीद रहा है, तब तो वो कंपनी चल रही है इस तरह से, 2-4 गाड़ी बेच करके, 6 गाड़ी 10 गाड़ी बेच करके। तो कंपटीशन एमंग फ्यू होता है कुछ लोगों के बीच में। जैसे मर्सिडीज कार बेचने वाले का मारुति से क्या कंपटीशन है? मर्सिडीज 40 लाख 50 लाख से शुरू होती है और उतने सब में मारुति खत्म हो जाती है 20 लाख 15 लाख तक। तो कोई झगड़ा है दोनों का? तो सबका सबसे कंपटीशन नहीं है, ये हमको आपको भ्रम है। और वैसे भी सामान्य परिस्थितियों में कहते हैं कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आपके इर्द गिर्द जो 5 लोग होते हैं वही आपका सब कुछ तय करते हैं। इसीलिए विचारकों ने कहा कि अपने 5 दोस्तों के नाम बताइए, मैं आपका भविष्य आपको बता दूंगा कैसा है। पता चला आपने 5 दोस्तों के नाम बताए, जिसमें एक 2 बार IAS क्वालिफाई कर चुका है, दूसरा 2 बार बैंक क्वालिफाई कर चुका है, तीसरा 2 बार PCS क्वालिफाई कर चुका है, और चौथा 2 बार नेट और JRF है। तो ये मैं अपने आप अंदाजा लगा लूँगा कि तुम कुछ नहीं होगे तो कम से कम बैंक में तो हो ही जाओगे ना, क्योंकि इतने लोगों के साथ हो तो भाई उसका असर पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई, बातचीत, रहन सहन, चाल ढाल,
और दूसरा तुमने बताया कि 6 महीना जेल काट चुका है, दूसरा एटीएम तोड़ चुका है, तीसरा डकैती में पकड़ा गया है, तो मैं समझ जाऊंगा तुम कुछ नहीं करोगे तो कम से कम चोरी तो सीख ही जाओगे। हो गया ना। इसका मतलब कि तुम 5 लोग तुम्हारे इर्द गिर्द रहने वाले हैं, दे डिसाइड एक्चुअली व्हाट यू विल बी इन द फ्यूचर, वो अपने आप तय हो जाता है। और इन्हीं से तुम कितना रुपया कमाना चाहते हो, इसका असर केवल पड़ता है तुम्हारे आसपास 5 लोग कितना कमा रहे हैं। हमेशा तुम अपने पड़ोसी से तुलना करते हो, ध्यान दो इस बात। कभी भी अपने 20 घर आगे वाले से तुलना नहीं करते कि वो पैसा उसके पास बढ़ रहा है कि घट रहा है। क्यों भाई? जो तुम्हारा दोस्त बगल में नंबर ज्यादा पा जाता है, कहते हैं ना कि दोस्त पास हो जाता है अच्छा लगता है, लेकिन टॉप कर जाता है तो बहुत बुरा लगता है। तो असर किसका होता है? सिर्फ तुम्हारे बगल 4-5 लोगों का, सबका असर आपके ऊपर नहीं होता है। तो इसलिए अपने इर्द गिर्द अच्छे लोगों को रखिए। इसका मतलब सिर्फ निष्कर्ष क्या है कि आपके आसपास कौन रहे? अच्छे लोग रहें, और हमेशा वो लोग रहें जो आपकी बुराई आपको बताने वाले हों। ऐसे लोग मत रखो कि तुम्हारी चापलूसी तुम्हारी चाय पीते हो रोज सुबह शाम। इसीलिए कहा यार, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। पढ़ा है ना, कविता है कि जो तुम्हारे आलोचक हों, जो तुम्हारे तुमको सही गलत बताने वाले सच्चे मित्र हों, उनको अपने साथ रखो। सामान्यतः हम उसको रखते हैं जो हमारी तारीफ करे, हमारी हर बात में हाँ मिलाए, हमको बहुत अच्छा कहे, हम चाहे गलत कहें तब भी अच्छा कहे। तो ऐसे लोग आपके वास्तव में हितैषी नहीं हैं, ऐसे लोग आपको बर्बाद कर रहे हैं, और आप जब तक समझेंगे तब तक सब कुछ बिगड़ चुका होगा। ठीक है। तो अल्पाधिकार का मतलब होता है कंपटीशन अमंग फ्यू, कुछ लोगों के बीच में कंपटीशन होता है। तो देखा आपने कि कई तरह का कंपटीशन है। एक ब्रांड का ओरिएंटेशन होता है, आदमी उसी ब्रांड का सामान खरीदता है। जैसे कोई सिगरेट का बहुत शौकीन आदमी है और डनहिल पीता है, तो ऐसा नहीं है कि वो फिर बीड़ी पी लेगा अगर उसको नहीं मिला सिगरेट, तो वो डनहिल ही पिएगा, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं पिएगा। अगर ऐसा है तब आप कह सकते हैं कि हाँ वो शौकीन है। और कुछ भी पी लेता है तब वो शौकीन थोड़ा है, तब तो फिर वो उसका एडिक्शन है। तो शुद्ध अल्पाधिकार जो विभेदीकरण रहित होता है, उसमें कुछ फर्में होती हैं। समरूप पदार्थ बेचा जाता है, मांग की कीमत लोच कम होती है, और इसमें मूल्य पर कुछ अंश तक नियंत्रण होता है, बहुत मामूली। विभेदीकृत अल्पाधिकार देखो, इसमें कुछ फर्में होती हैं। विभेदीकृत निकट स्थानापन्न, यहाँ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन वस्तुएं आपस में स्थानापन्न होती हैं, एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त की जा सकती हैं। यहाँ भी मांग की लोच कम होती है और मूल्य पर कुछ नियंत्रण होता है। अब देखो लास्ट है एकाधिकार। एकाधिकार तुमने पहले पढ़ा है कि जब एक विक्रेता का अधिकार होता है किसी वस्तु को बेचने में, जब बाजार में केवल एक सेलर होता है, बहुत सारे खरीदार होते हैं, तब उसे हम एकाधिकार कहते हैं। यहाँ एकाधिकारी ऐसा होता है जिसकी वस्तु का निकट में कोई स्थानापन्न नहीं है, वो अपनी वस्तु का अकेला व्यापारी है और उससे मिलती जुलती भी कोई वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं है। यहाँ मांग की लोच क्या होगी? बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि अकेला बेचने वाला है, चाहे जितना मूल्य रखे, लेना आपकी मजबूरी है, और यहाँ उसका मूल्य पर पूरा नियंत्रण होता है। एकाधिकारी अगर मांग बढ़ती है तो एकाधिकारी चाहे तो केवल मूल्य बढ़ा दे, मात्रा में कोई वृद्धि न करे। एकाधिकारी चाहे तो थोड़ा मूल्य बढ़ा दे, थोड़ी मात्रा बढ़ा दे। एकाधिकारी यदि दयालु है, समाज सेवी है, परोपकारी है, उपभोक्ता फ्रेंडली है, तो केवल मात्रा बढ़ा दे, मूल्य में कोई परिवर्तन न करे। वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि सारा किसके हाथ में है? उसी के हाथ में। ठीक है। हम लोग जब एकाधिकार पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे कि चित्र के द्वारा कि कैसे वह तीनों स्थितियां लागू कर सकता है। केवल मूल्य बढ़ा दे, केवल मात्रा बढ़ा दे, या मूल्य और मात्रा दोनों बढ़ा दे। अब देखो पूर्ण प्रतियोगिता।
श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन में लिखा है कि पूर्ण प्रतियोगिता तब प्रचलित होती है जबकि प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन के लिए मांग की लोच पूर्णतया लोचदार होती है, यानी ये रेखा होती है। इसका मतलब कि मांग रेखा एक तरह से दी हुई होती है, कीमत दी हुई होती है, उस पर आप अनंत मात्राएं बेच सकते हैं। और पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा बाजार के बारे में, यहाँ एक बार सिस्टमेटिक देख लीजिए। अपूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता की प्रथम उपश्रेणी एकाधिकारिक प्रतियोगिता है, जिसके बारे में चैम्बरलिन ने अपनी पुस्तक थियरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में विचार व्यक्त किया। इसके अंतर्गत फर्मों की अधिक संख्या होती है, विभेदीकृत परंतु घनिष्ठ रूप से स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। इसके अंतर्गत फर्म का मांग वक्र अधिक लोचदार होता है। ये हम लोगों ने पीछे देख लिया है, ये इस तरह होता है, ठीक है। दूसरी उपश्रेणी पदार्थ विभेदीकरण के बिना अल्पाधिकार, ओलिगोपोली विदाउट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इसे शुद्ध अल्पाधिकार कहते हैं। समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, फर्मों की संख्या कम होती है, कीमत पर कुछ न कुछ नियंत्रण होता है, जो आपने टेबल में पीछे देखा। अतः फर्म की मांग मूल्य लोच अनंत नहीं होती है, अर्थात ऐसा नहीं होती, ठीक है। अब कैसी होगी वो हम लोग जब अल्पाधिकार पढ़ेंगे तब देखेंगे, क्योंकि हर सिचुएशन के लिए मांग रेखा अलग अलग होती है। कोई डेफिनिट डिमांड लाइन आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते इन केस ऑफ अल्पाधिकार। वहाँ हम जितनी तरह की सिचुएशन क्रिएट करेंगे उतनी तरह की डिमांड लाइन भी आपको मिलेगी। द्वितीय उपश्रेणी पदार्थ विभेदीकरण के बिना अल्पाधिकार हम पढ़ चुके। तृतीय उपश्रेणी है पदार्थ विभेदीकरण सहित अल्पाधिकार, ओलिगोपोली विथ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कुछ फर्मों के बीच जो विभेदीकृत परंतु स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन करती हैं प्रतियोगिता होती है। फर्म का मांग वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, अर्थात मूल्य पर फर्म का नियंत्रण थोड़ा बहुत होता है। टिप्पणी है कि अल्पाधिकार में मांग वक्र का स्वरूप विवाद का विषय है। जो मैं पीछे कह रहा था कि अल्पाधिकार में कैसी मांग रेखा होगी यह आप असर्टेन नहीं कर सकते, ये विवाद का विषय है। पदार्थ विभेदीकृत रहित कुछ प्रतिरूपों में यह मान लिया जाता है कि मांग रेखा पूर्णतया लोचदार होती है, तथा कुछ प्रतिमानों के लिए प्रचलित मूल्य पर विकुंचित मांग वक्र को स्वीकार करता है। आपको याद होगा हम लोग किंग डिमांड भी पढ़े थे, तो विकुंचित मांग कभी कभी होती है, कभी कभी पूर्णतया लोचदार होती है। क्या होगी जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो उसकी व्याख्या करेंगे। एकाधिकार मोनोपोली, शुद्ध एकाधिकार, निरपेक्ष एकाधिकार तथा पूर्ण एकाधिकार को समान रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सभी अकेले उत्पादक हैं और उनके उत्पाद को कोई स्थानापन्न नहीं है। परंतु सराफा ने शुद्ध एकाधिकार को भिन्न रूप में प्रयुक्त किया। उनके अनुसार यह वह स्थिति है जिसमें एकाधिकारी उपभोक्ता की संपूर्ण आय प्राप्त करने में सक्षम होता है, चाहे उसका स्तर जो भी हो। देखो आपको याद होगा उपभोक्ता की बचत। तो जब आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो आपको उसकी उपयोगिता यानी उपयोग मूल्य और उसके विनिमय मूल्य के अंतर के बराबर उपभोक्ता की बचत प्राप्त होती है। एकाधिकारी वह होता है जो आपके मनोदशा को पूर्णतया पढ़ लेता है और ये जान लेता है कि आप इस प्रोडक्ट के लिए 100 रुपया देने को तैयार हैं और आपसे 100 रुपया ही वह कीमत के रूप में ले लेता है, तो आपकी उपभोक्ता की बचत क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। यही सराफा ने कहा कि वास्तव में एकाधिकार वह है जहां एकाधिकारी उपभोक्ता की संपूर्ण बचत क्या करता है? वो निचोड़ लेता है, वो आपको रीड कर लेता है, आपको जान लेता है कि आप कितना देने को तैयार हैं। ये सही बात है कि वस्तु का मूल्य तय रहता है, वस्तुएं उस पर बिकती हैं, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए कि जितनी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की वस्तुएं सब पर MRP लिखा होता है। क्या लिखा होता है?
MRP मतलब अधिकतम आप इतना ले सकते हैं और न्यूनतम कुछ भी लीजिए, कोई बात नहीं है, यही ना। तो अगर 100 रुपया लिखा है तो इसका मतलब 100 रुपये लेता है, तब तो उसने 100 आपको ठगी लिया, तब कोई बात ही नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको उसने कुछ छोड़ा। अब अगर आपने बार्गेन करना शुरू किया, 100 रुपये वाला आपने कहा कि नहीं नहीं 70 रुपये में दो, तब खरीदेंगे, ठीक है, इसका मतलब आप कितना देने को तैयार हैं? 70 रुपये। अगर वो 60 रुपये में देता है, या आपने उसको बताया नहीं, मन में सोचा कि 70 देगा तब लेंगे, और उसने 60 में दे दिया, तब आपका 10 रुपया बचा। लेकिन अगर 100 लिखा ही है और आपसे 100 ले लिया था, तो 100 तो वैसे ही ज़्यादा लिखा है, उतना आप कहाँ देने को तैयार है? किसी वस्तु का मूल्य वास्तव में जो बाजार में होता है, सच पूछिए तो उतना आप कहाँ देने को तैयार हैं? अपनी खुद की साइकोलॉजी देखिए। दुकान पर जाते हैं तो कम ही सोच के जाते हैं कि इतने में लेंगे, तो लेकिन टेक्निकली यह है कि उपभोक्ता की बचत वो पूरी की पूरी रियलाइज कर लेता है, उसके पास कुछ बचता नहीं है, तब कहा जाता है कि एकाधिकार है। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। विभिन्न तरह के बाजारों में मांग की आड़ी लोच कैसी होती है, यह जान लीजिए, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता में जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वह इनफाइनाइट होती है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे वस्तु का कोई स्थानापन्न जैसी कोई बात है ही नहीं, ठीक है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में प्रतिलोच बहुत ऊंची होती है, और एकाधिकार में प्रतिलोच बहुत कम या शून्य होती है, ठीक है। इसके बाद बाकी का हम लोग कल पढ़ेंगे, 3rd ईयर की क्लास है।